हेलो फ्रेंड्स, एली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस है उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसमें हम सबसे पहला कारक है, उसका नाम है प्रकाश लाइट। चलिए देखते हैं। हमारे पास है प्रकाश लाइट जो फोटोसिंथेसिस को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो इसमें हम अलग अलग प्रकार स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रकार होगा प्रकाश का रंग। तो प्रकाश का जो कलर है वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। हमने पढ़ा था जो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है, उस पे प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसको हमने कहा था विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश, ठीक है, या दृश्य स्पेक्ट्रम। जहां पर जो व्हाइट लाइट होगी फोटोसिंथेसिस वहां पर ज्यादा होगा। नेक्स्ट, अगर हम एक ही टाइप का लाइट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल में 680 एनएम से अधिक, 680 एनएम जो उनका तरंग दे रही है, वेवलेंथ है, उससे अधिक वाला अगर लाइट यूज में ले रहा हूं, और उससे अधिक लाइट किसकी होती है, लाल रंग के जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी होती है। तो अगर उसको यूज में लेता हूं तो जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं पी फॉर फोटोसिंथेसिस, आर फॉर रेट। तो फोटोसिंथेसिस की दर है ये कम हो जाती है, और इसको हम कहते हैं लाल पतन या रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप किसे कहेंगे, रेड ड्रॉप कहेंगे कि अगर हम 680 एनएम से अधिक जो एक वर्णी प्रकाश है, एक ही प्रकार का प्रकाश है, जैसे लाल प्रकाश है, उसको यूज में लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, उसको हम कहेंगे लाल पतन। कंप्लीट। लेकिन अगर हम क्या करें, जो अलग अलग प्रकार का रंग ले रहे हैं, जैसे नीले रंग का प्रकाश ले रहे हैं और लाल रंग के प्रकाश ले रहे हैं, उनका मिक्सचर ले रहे हैं, यानी हम क्या करें, इनकी तरंग दे रही है, ठीक है, ये कम होती है, इनकी अधिक होती है, तो अधिक तरंग दे रही है और कम तरंग दे रही है, अधिक वेवलेंथ और लो वेवलेंथ वाले जो लाइट है उसको अगर हम यूज में लेंगे तो इससे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण है ये अधिक हो जाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो अधिक हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम होता है इमर्सन वर्गीकरण प्रभाव। वर्गीकरण प्रभाव होता है जिसको हम कहेंगे इमर्सन एनहेंसिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के प्रकाश का मिक्सचर यूज में लेते हैं। थर्ड, हमारे पास एक प्रकाश और है जिसको हम कहेंगे हरे रंग का प्रकाश। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि हरे रंग का प्रकाश है उस पे प्रकाश संश्लेषण है, यानी फोटोसिंथेसिस की रेट है ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास प्रकाश का रंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, जो प्रकाश है, ठीक है, हमारे पास उसकी तीव्रता, ठीक है। तो अगर प्रकाश अधिक हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज प्रकाश है, तो तेज प्रकाश होने पर क्या हो जाता है, तेज प्रकाश होने पर तापमान अधिक हो जाएगा। उस समय क्या होते हैं, रंध्र बंद होने लग जाते हैं, और रंध्र बंद होने लग जाते हैं तो क्या होगा, CO2 और O2 का जो एक्सचेंज है, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, गैसों का विनिमय नहीं हो पाएगा, और जो प्रकाश संश्लेषण में थोड़ी गिरावट आती है, तो एकदम से बंद नहीं होते रंध्र, थोड़ी गिरावट आएगी। कंप्लीट है। 0 नहीं होता, जैसे हरे प्रकाश पे तो 0 हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रकाश है, प्रकाश की अवधि। तो जो प्रकाश की अवधि होती है ये भी क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। कंप्लीट है। जैसे उनके आधार पर हम पादपों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको लंबे प्रकाश की अवधि चाहिए होती है, यानी गर्मियों में ज्यादा उगते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जिनको कम अवधि का प्रकाश चाहिए होता है, यानी सर्दियों में उगते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जिनका प्रकाश से कोई लेना देना नहीं होता, यानी इनको बोल देंगे दिवस निरपेक्ष पादप। इनके बारे में हम स्टडी किसी अन्य चैप्टर के अंदर करेंगे कि प्रकाश की अवधि के आधार पर हम प्लांट्स को कौन कौन से भागों में विभक्त करते हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं कि जो तापमान होता है ये प्रकाश संश्लेषण को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो तापमान के बारे में जानते हैं, टेम्परेचर है हमारे पास, ये कैसे प्रभावित करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा प्रकाश संश्लेषण को। तो आपको पता है कि हमने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा था 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं ये सबसे अच्छी तरह काम करते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर अधिक कर रहे हैं एंजाइम की क्रियाशीलता कम होती जाती है। बहुत अधिक तापमान पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, उनको हम कह देते हैं एंजाइम विकृत हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, ये नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एंजाइम नहीं बनेंगे
तो C3 चक्कर है, C4 चक्कर है या CM चक्कर है, इन सभी में एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर है ये कम हो जाती है। लेकिन दो प्लांट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो बहुत कम टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यानी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, वहां पर भी वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल्स होता है कोनिफर्स, जो पहाड़ी इलाकों में उगने वाले जो शंकुनुमा प्लांट्स होते हैं इस तरह, उनको हम कहते हैं कोनिफर्स। इनके अलावा होते हैं लाइकेन्स, ठीक है। तो लाइकेन्स और कोनिफर्स ऐसे होते हैं कम टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इनके अलावा एक है ओसिलेटोरिया, ठीक है। ये क्या करता है, ये बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, जैसे 35 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होता है, उस पर भी ये क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो आपको ये नाम याद रखना है, ओसिलेटोरिया और कोनिफर एंड लाइकेन्स। कंप्लीट है। तो ये हो गया तापमान कि कैसे प्रभावित करता है तापमान प्रकाश संश्लेषण की दर को। ओके, तो अब हम तीसरा कारक पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसकी सांद्रता प्रकाश संश्लेषण को कैसे प्रभावित करती है। तो हमारा टॉपिक है CO2 की सांद्रता, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे इफेक्ट करती है, तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। लेकिन कुछ बिंदु के पश्चात क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर CO2 की सांद्रता जो कंसंट्रेशन है ये अधिक है, CO2 की सांद्रता कंसंट्रेशन अधिक है, तो उससे क्या होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं, ये बंद होने लग जाते हैं। अब स्टोमेटा है, रंध्र बंद होंगे तो CO2 अंदर नहीं आएगी पत्तियों की कोशिकाओं में, यानी उनका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की दर है, ये कम हो जाएगी। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 गैस है, ये प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब होती है, इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। और अगर हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे श्वसन, उसमें आपको बताया दिया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, श्वसन में मुक्त होती है, इसका निष्कासन होता है, एमिट होती है, ये बाहर निकलती है। तो अगर ऐसा कोई बिंदु आ जाए जिसमें CO2 जितनी अंदर जा रही है पादप के, उतने ही CO2 बाहर निकल रही है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको कहेंगे हम संतुलनकारी बिंदु, संतुलनकारी बिंदु या कॉम्पेंसेशन पॉइंट उसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके निष्कासन की और अवशोषण की दोनों की सांद्रता बराबर बराबर हो जाती है, उसको हम संतुलनकारी बिंदु या कॉम्पेंसेशन पॉइंट कहते हैं। ओके, तो अब हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की सांद्रता है, ये प्रकाश संश्लेषण को कैसे इफेक्ट करती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सांद्रता। तो देखिए, ऑक्सीजन की जो सांद्रता है ये कोई डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस है उसके दर पर, यानी फोटोसिंथेसिस की रेट पर कोई प्रभाव नहीं डालती। लेकिन आपने पढ़ा है कि जो रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है, ये अगर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है तो रूबिस्को एंजाइम कैसा काम करने लग जाता है, ऑक्सीजनेज काम करने लग जाता है। और इससे क्या होता है, इससे होता है फोटो रेस्पिरेशन, यानी हम कह देते हैं इनसे होता है प्रकाश श्वसन। और प्रकाश श्वसन होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की दर में थोड़ी गिरावट आती है, रुकता नहीं है, थोड़ी गिरावट ही आएगी। ओके, तो अब हम पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं कि जो जल है, वाटर है, ये प्रकाश संश्लेषण को, फोटोसिंथेसिस को कैसे इफेक्ट करता है। तो जो वाटर है, जल है, ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएंगे, जो स्टोमेटा होते हैं ये ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए बंद हो जाएंगे। तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो स्टोमेटा के बंद होने से क्या होगा, गैसों का विनिमय नहीं हो पाएगा, यानी CO2 अंदर नहीं आ पाएगी, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगी, गैसों का विनिमय रुक जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस है ये रुक जाएगा। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी कारक पढ़े हैं, जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर थे, यानी बाहरी कारक थे। ताप प्रकाश है ये बाहरी कारक है, तापमान है ये बाहरी कारक है, ऑक्सीजन की सांद्रता बाहरी कारक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बाहरी कारक है, और जल है ये बाहरी कारक है। अब हम स्टडी करने वाले हैं कि जो आंतरिक कारक है, इंटरनल फैक्टर्स है, प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स है, आंतरिक कारक है, ये प्रकाश संश्लेषण को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल, देखें, क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है, इनकी जो संख्या होगी,
ठीक है, ये भी प्रकाश संश्लेषण की दर को डायरेक्ट प्रभावित करती है। अगर क्लोरोफिल ज्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, क्लोरोफिल कम है तो प्रकाश संश्लेषण कम होता है। ओके, तो जो क्लोरोफिल होता है, अगर हमारे पास 1 ग्राम क्लोरोफिल है, 1 ग्राम क्लोरोफिल अगर कितना है, क्लोरोफिल 1 ग्राम, ठीक है, अगर ये 1 घंटे में 1 आवर्स में जितनी CO2 को, यानी जो हमारे पास है CO2 की मात्रा, उनका अवशोषण करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है, तो वह मात्रा क्या कहलाती है, उस मात्रा को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक नंबर, या इसको कहा जाता है एसिमिलेटरी नंबर। तो यहां से हम क्या डेफिनेशन बनाएंगे, 1 ग्राम क्लोरोफिल के द्वारा 1 घंटे में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उनका अवशोषण किया जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, तो वो CO2 की जो मात्रा रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसका नाम होगा एसिमिलेटरी नंबर, ठीक है, उसको 1 ग्राम में प्राप्त होती है ये संख्या हमें। ओके, तो अब हम जो आंतरिक कारक है उसमें पढ़ते हैं कि जो अंतिम उत्पाद बनता है, एंड जो प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पाद, ठीक है, एंड प्रोडक्ट किसमें, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट कौन होता है हमारे पास, ग्लूकोज होता है। तो जो ग्लूकोज की अगर मात्रा बढ़ जाती है, एंड प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की पौधों को आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ग्लूकोज को सुक्रोज में और स्टार्च के रूप में संग्रहित करके ग्लूकोज की मात्रा को कम किया जाता है। ओके, तो ये सब कारक थे जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। इनके अलावा कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं संदमक, यानी ऐसे रसायन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम कर देते हैं या एकदम से रोक देते हैं, वो कहलाते हैं संदमक। तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, तो आप अगले वीडियो देखना न भूलें। इस वीडियो में इतना ही स्टडी करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।